Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, my dear followers and my dear hearers and my dear listeners and my dear students and my dear friends. This is the third part of the conjunctions. फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं, उसी के साथ हमने सेकंड में पढ़ा था कंपाउंड कंजंक्शंस क्या होते हैं. दिस इज द थर्ड पार्ट और आज जो है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अब लेक्चर नंबर 67 है और दिस इज द पैरामाउंट इंग्लिश विद सर अब्दुल बासित मेमन. थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक. बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ये ज्वाइन करता है दो इक्वल रैंक्स वाले क्लासेस को. यानी कि अगर सेंटेंस बड़ा हो और उसमें दो सेंटेंसेस हैं तो मतलब टू क्लॉजेस अलग अलग होंगे तो इक्वल रैंक के होंगे. लेकिन इसकी देयर आर 4 काइंड्स हैं. अब सबसे पहली जो काइंड है इसकी कोऑर्डिनेटिंग की और इक्वल रैंक के क्लॉजेस होंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव होता है. क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव क्या होता है, इसमें एक सेंटेंस स्टेटमेंट को दूसरी के साथ हम ऐड करते हैं. यानी एक सेंटेंस के साथ दूसरा ऐड करते हैं. ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर, एक को दूसरे के साथ जोड़ दें, मिला दें. वी हैव एन एग्जाम्पल कि वी कार्व्ड नॉट अ लाइन, ना तो हमने कोई लाइन खींची है. वी रेज नॉट ए स्टोन, ना तो हमने कोई पत्थर लगाया है. यानी ना तो हमने कोई लाइन खींची है और ना ही हमने कोई पत्थर लगाया है. दोनों सेंटेंसेस जो है वो दोनों क्लॉजेस इक्वल रैंक के हैं. ये कॉपुलेटिव या क्यूमुलेटिव कहलाता है. नंबर 2 पे आते हैं, एडवर्सेटिव कहलाता है. ये कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स हैं. दो स्टेटमेंट्स होंगी, दो सेंटेंसेस होंगे, बीच में इसके लिए कोई यानी कि लिंक होगा और तो अब मिलाते हैं इसको कि कंट्रास्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट कैसे होता है. एडवर्सेटिव जो है इसकी मीन इसको कहा जाता है ही इज स्लो. वो स्लो है, आहिस्ता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता कोई काम कर रहा है. बट ही इज श्योर, लेकिन उसे यकीन है. अब आप देखिए कि एक में स्लो है, दूसरे में श्योर है, तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कंट्रास्ट आ रहे हैं. आई वॉज अनॉयड. अनॉयड का मतलब एंग्री होता है. मैं एंग्री किसी को गुस्सा दिलाना, एंग्री गुस्सा हो जाना. फ्यूरियस की मीनिंग में आता है. आई वॉज अनॉयड, मैं नाराज था, मैं गुस्से में था, मैं बरहम था. स्टिल, फिर भी. आई केप्ट क्वाइट, मैं खामोश रहा. यानी यहाँ देखिए बहुत गुस्से में इंसान फट पड़ता है और यानी कि बस्ट आउट हो जाता है विद एंगर, फ्यूरी हो जाती है, फ्यूरियस हो जाता है. तो लेकिन यहाँ पर ये आई वॉज अनॉयड में बरहम था और मैं गुस्से में था. स्टिल, फिर भी, यानी अभी तक. आई केप्ट क्वाइट, में खामोश ही था. तो दो कंट्रास्ट स्टेटमेंट्स हैं. नंबर 3 में आता है डिसजंक्टिव. डिसजंक्टिव कहें या ऑल्टरनेटिव कहें. जब हम ऑल्टरनेटिव कहते हैं तो चॉइस होती है बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स. यानी दो ऐसे स्टेटमेंट्स होंगे, दोनों में चॉइस होगी कि ये हो जाए या वो हो जाए. यानी चॉइस बिटवीन द टू. शी मस्ट वीप, उसे ज़रूर रोना चाहिए. और शी विल डाई, वरना वो मर जाएगी या वो मर जाएगी. यानी या तो उसे रोना चाहिए या वो मर जाएगी. सपोज somebody is in great regretfulness कंडीशन में है और वो अपना इज़हार नहीं कर पा रही, किसी की डेथ हो गई, शॉकिंग न्यूज़ है और उसे यानी कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वो आंसू नहीं गिरा रही, दुख का इज़हार नहीं कर रही है. तो इसका मतलब अगर वो अंदर में फील कर रही है तो शी विल डाई. शी मस्ट वीप, या तो उसे ज़रूर रोना चाहिए, और शी विल डाई, वरना वो मर जाएगी या वो मर जाएगी. तो चॉइस बिटवीन द टू. आइदर ही इज़ मेड. मेड जो है उसका मतलब होता है, इंग्लिश में 2 मेड होते हैं ना, MAID एक मेड होता है. मेड का मतलब है कि फीमेल सर्वेंट. एक MADE मेड, मेक का सेकंड फॉर्म होता है. और थर्ड होता है मेड. आर यू मेड, क्या तुम पागल हो. तो यहाँ पागल की मीनिंग में आ रहा है. आइदर ही इज मेड, या तो वो पागल है. आर शी या सॉरी और ही फेंस मेडनेस. आइदर ही इज मेड, या तो वो पागल है. आर ही फेंस मेडनेस, यहाँ पे फेंस का मतलब ये कि बहाना करना, टू मेक लेम एक्सक्यूज. ही फेंस मेडनेस, या
या तो वो पागल है या वो पागलपन का बहाना करता है। नाइदर अ बोरोअर, न तो कर्ज देने वाले बने, नॉर अ लेंडर भी, न कर्ज लेने वाले बने। यहाँ पे चॉइस थी बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स, दोनों में चॉइस थी, तो हम इसको कहेंगे डिसजंक्टिव और ऑल्टरनेटिव। बेटा इसके बाद आगे चलते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल एक नंबर 4 पे इलेटिव है। इलेटिव देखिए, एक होता है रेफरेंस, किसी चीज़ का हवाला देना, कोई चीज़ आपने पढ़ी, कोई किताब पढ़ा, सपोज मार्टिन लिंगिस की मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब पढ़ रहा हूँ और मैंने वहाँ से कोई रेफरेंस दिया, यानी कि अगर मैं एक वाक़या इफ़िक है, द इवेंट ऑफ इफ़िक, वो वाक़या, तो मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूँ कि मार्टिन लिंगिस हैज़ रिटन इन हिज बुक अबाउट दिस, ये दिस एंड दिस, कि मैं रेफरेंस दूंगा, इसको रेफरेंस कहेंगे, यानी कि हवाला देना किसी चीज़ का, किसी कोई एग्जाम्पल कहीं से कोट किया। और यहाँ पर ये इन्फेरेंस है। रेफरेंस और इन्फ्रेंस में फ़र्क होता है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है नतीजा या कॉन्सिक्वेंसेस में जाना, यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस, नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो एक चीज़ का कोई सबब होगा, फिर उसका कोई यानी कोई नतीजा आएगा और उस चीज़ का कोई काज होगा। तो यहाँ पे आते हैं, रिलेटिव में एक्सप्रेस इन्फरेंस, समथिंग सर्टेनली फेल इन। ये जो फेल है ये FAIL वाला नहीं है, ये फॉल वाला है। फॉल का मतलब गिरना होता है, फॉल फेल फॉलिन होता है, और फेल जो है नाकाम, उसमें ED लगाते हैं, मतलब रेगुलर वर्ब्स में आता है। लेकिन ये इरेगुलर में आता है, फॉल फेल और फॉलिन होता है, इसका मतलब गिरना होता है। समथिंग सर्टेनली फेल इन, या समबॉडी, सॉरी मैं यहाँ पे समबॉडी लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गलती है, समबॉडी सर्टेनली फेल इन, कोई यकीनन गिरा है। इनका मतलब वाटर और कोई ऐसी चीज़ जिसमें गिरा जा सकता है, वाटर वगैरह है, यहाँ पे फील कीजिए कि ये वाटर है, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे पानी ज़्यादा है। समबॉडी सर्टेनली फेल इन, कोई ज़रूर गिरा है। फार, यहाँ पे फार का मतलब होगा बिकॉज। आई हैड ए स्प्लैश, क्योंकि मैंने आवाज़ सुनी है। स्प्लैश का मतलब पानी में किसी के गिरने की आवाज़, तो किसी चीज़ की भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर यह है कि पानी में ज़रूर कोई गिरा होगा, गिरा है। फार या गिरा था। फार क्योंकि आई हैड ए स्प्लैश, क्योंकि मैंने गिरने की, छपकने की, ये जो छपकना होता है पानी में गिरने से जो आवाज़ आती है उसको कहते हैं। आई फार, यहाँ पे विकास की मीनिंग में आई हैड ए स्प्लैश, क्योंकि मैंने पानी में गिरने की, छपकने की आवाज़ सुनी है, कोई पानी में ज़रूर गिरा है। तो ये था इन्फरेंस, नतीजा, और ये था काज। ओके, नेक्स्ट में आते हैं, और ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन निगलेक्टेड। निगलेक्ट का मतलब होता है इग्नोर करना, गफलत में पड़ना, उसको छोड़ देना, नज़रअंदाज करना। तो ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन निगलेक्टेड, जितनी भी एहतियातें हैं उसको ज़रूर नज़रअंदाज किया गया होगा। फार, यहाँ पे भी फार का मतलब वही है जो विकास का मतलब है। द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, क्योंकि जो ताउन की बीमारी, द प्लेग ताउन की बीमारी है जो चूहे के काटने से होती है। फार क्योंकि यहाँ पे द प्लेग जो है बीमारी ताउन की, स्प्रेड रैपिडली, बड़ी तेज़ी से फैल गई। ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन निगलेक्टेड, ये जो है ये इन्फरेंस नतीजा है और ये काज है। फार द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, तो ये ओके, ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन निगलेक्टेड, जितनी भी एहतियातें हैं उनको ज़रूर नज़रअंदाज किया गया होगा। फार क्योंकि द प्लेग स्प्रेड रैपिडली, क्योंकि प्लेग ताउन की बीमारी तेज़ी से फैल गई। ओके, तो दिस इज़ द थर्ड पार्ट था बेटा। कंजंक्शंस के 4 पार्ट्स होते हैं, एक इसका सबऑर्डिनेटिंग भी होगा, लेकिन क्योंकि ये जो है वो कोऑर्डिनेटिंग है और ये इक्वल रैंक के सेंटेंसेस थे। लेकिन अब जो नेक्स्ट में पार्ट नंबर 4 इसका होगा सबऑर्डिनेटिंग, उसमें हम जो है वो एक डिपेंडेंट होगा, दूसरा उस पर जो है वो एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा उस पर डिपेंडेंट होगा। तो नंबर 4 इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़बान में रखे। हमारी इस छोटी सी कोशिश को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़बान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।